और बच्चों, कैसे हो भाई लोग? अब तक हम लोग ने बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए सेल डिवीजन के। हमारा आज 5th लेक्चर होगा सेल डिवीजन का, और आज हम लोग इस लेक्चर में ट्राई करेंगे कवर करने का क्या, माइटोसिस को कंप्लीटली खत्म करने का। फिर हम लोग मियोसिस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एज सुन एज माइटोसिस आपका खत्म होता है, आज आपके कुछ एमसीक्यूज कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड। ओके, आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहना चाहिए, जैसे कि आप कंपटीशन में और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपके पुराने क्वेश्चन सॉल्व करके वो पता चलेगा आपको, ठीक है। पुराने ईयर के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होंगे अच्छे से, तभी आपको मालूम चलेगा कि आप कंपटीशन में कितना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हो गया डे 10 लेक्चर 5 ऑफ आर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने क्या वाले, पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि हम लोग के दो प्रेमी थे, हैं, दो प्रेमी थे और दो आंटियां थी। दोनों आंटियों ने रस्सी फेंका और खींचा, है ना। रस्सी फेंका और दोनों को अलग अलग खींचा और दो टुकड़े में बट गए वो एनाफेज में। कौन से फेज में? एनाफेज में वो दो टुकड़े में बट गए। तो एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि आंटियों ने जो रस्सी मारी, वो रस्सी किधर मारी? कानों पे बांधा है। कानों पे मतलब सेंट्रोमियर पे। हमारा ये क्या था? क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम था कि हमारे एक प्रेमी और दोस्त था, दो प्रेमी के जोड़े, और दोनों को एक आंटी ने इधर से बांधा, एक आंटी ने इधर से बांधा, ऐसे करके। तो कहां पे बांधा? किधर? कान पे रस्सी बांधी दोनों की, और दोनों को खींचा अलग करने के लिए, हैं। तो कान क्या है? ये जोड़ी का कान किधर है? इधर है, इधर, और इसका इधर। तो ये कान का नाम क्या है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। एक चीज समझा, सेंट्रोमियर के ऊपर होता है काइनेटोकोर। दोनों तरफ से खींचा और बीच में फिर दोनों का जोड़ी टूट गया, दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो टूट गया। समझ में आ रहा है? तो टूटा किधर से? सेंट्रोमियर से। इधर से दोनों सेपरेट हो गए और दोनों अलग अलग चले गए, अलग अलग, है। इतना समझा है? तो और क्या हुआ जब ये टूटे? तो आंटी, सपोज आप सोचो, आंटी आपको रस्सी पकड़ खींच रही है, कान पे बांधा रस्सी, ठीक है। तो आपका जो कान है वो आंटी की तरफ होगा कि आपका फेस आंटी की तरफ होगा? हाँ, आंटी उधर से रस्सी पकड़ के खींचा, आंटी ने ऐसे खींचा हुआ है, तो आपका कान आंटी की तरफ होगा कि आपका फेस आंटी की तरफ होगा? ऑब्वियसली कान, राइट। तो वैसे ही जब भी सेल डिवीजन हो रहा होता है एनाफेज के टाइम, हम लोग एनाफेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एनाफेज, तो एनाफेज में जो है हम लोग को दोनों आंटियों ने खींच के तोड़ दिया दोनों कॉम्बिनेशंस को। किधर रस्सी किधर बांधी? कानों पे। कानों पे मतलब काइनेटोकोर पे। कान काइनेटोकोर, और दोनों की जोड़ी टूट गई। जोड़ी किधर से टूटी? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से, हैं। अभी दोनों सेपरेट हो गए एनाफेज में, सेपरेट होके दोनों अलग अलग तरफ जाने लग गए। एक, समझा? ये हमारा पूरा सेल है। एक रस्सी इधर से आई है, एक रस्सी इधर से आई है, दूसरी इधर से आई है, हैं? इधर पोल्स है। टूटा है, दोनों अलग जाने लग गए, अलग जाने लग गए। बट हम लोग ने जहां पे जिस तरफ रस्सी बांधी थी वो किसकी तरफ था? आंटी की तरफ। और हम लोग ने जिधर रस्सी नहीं बांधी थी वो था पोल, इसकी तरफ, सेंटर की तरफ। ये सेल का बीच का पार्ट होगा। यहाँ एक इक्वेटर, यहाँ पे दूसरा इक्वेटर, एक यहाँ पे पोल और दूसरा यहाँ पे पोल, ठीक है। तो ये दोनों टूट गए, सेपरेट होके आगे कैसे होने लग गया ये? इसके बाद क्या हुआ? ये दोनों टूट गए ना, तो एक ऐसे टूटा, नहीं ऐसे नहीं टूटा, एक ये टूटा तो दूसरा टूटा। ये टूटने के बाद क्या हुआ बता रहा हूं, ठीक है। ये दो सेंट्रोमियर बन गए, एक सेंट्रोमियर टूटा, दो सेंट्रोमियर बने, ठीक है। और इसके साथ एक, ये लड़का या लड़की, ठीक है। तो ये एक तरफ वाली आंटी जो खींच रही थी और ये दूसरी तरफ वाली आंटी जो खींच रही थी, ठीक है। तो आंटी ने रस्सी किधर बांधी थी? कान पे बांधी थी। तो हमारा जो कान का पार्ट होगा वो किस तरफ होगा? आंटी की तरफ। और जो बाकी का बॉडी पार्ट होगा वो किस तरफ होगा? सेंटर ऑफ द सेल की तरफ, इक्वेटर ऑफ द सेल। समझ में आया? इक्वेटर की तरफ क्या होंगे? क्रोमैटिड के दोनों हाथ, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड आर्म्स किस तरफ होंगे? इक्वेटर की तरफ। और पोल की तरफ क्या होगा? जब एनाफेज के टाइम दोनों क्रोमैटिड टूटेंगे तो पोल की तरफ क्या होगा? अपना काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये किसकी तरफ होगा? हमारे पोल की तरफ। ये चीज आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी गई है, तो
तो ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये जैसे टूटते हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है ये एंटीना, धीरे धीरे अपना रस्सी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये जो रस्सी है धीरे धीरे छोटा करती है, तभी इसकी तरफ आएगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करती जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती जाती है और सेंट्रोमियर को अपनी तरफ खींचती जाती है। ये आंटी नहीं है, आंटी दुशासन है, ठीक है, आंटी नहीं है, ये दुशासन है। समझ में आया इतना? इसके आगे ये हो गया अपना, ये हो गया एनाफेज। एनाफेज में ऐसा हुआ। इसके बाद हुआ टीलोफेज। कौन सा फेज? टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है? टीलोफेज जो है ना प्रोफेज का उल्टा। टीलोफेज को क्या बोला गया है? इट इज रिवर्स प्रोफेज। देखो हमारे एनाफेज में ये एक तरफ चला गया, दूसरी तरफ चला गया, ऐसे एक तो क्रोमोसोम नहीं बॉडी में 26 3 पेयर्स है, तो 23 पेयर्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए, 23 पेयर्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए, राइट। तो अभी जो एनाफेज में जो कलेक्ट हो गए वो, तो अभी वो जो क्रोमोसोम्स के पेयर है इधर इधर दोनों तरफ, वो क्या करते हैं? उल्टा करते हैं प्रोफेज का। जो भी प्रोफेज में जो भी एक्टिविटी हुई थी उसका रिवर्स कब करेंगे? टीलोफेज में आने के बाद उसका रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या हुआ था हमारे, देखो यहाँ पे मैं प्रोफेज का लिखता हूँ। प्रोफेज में क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बना था, क्रोमैटिन मटेरियल का क्रोमोसोम बना था, क्रोमोसोम, ठीक है, ये पहली चीज हुई थी। तो अभी इसका उल्टा होगा। अभी क्या है हमारे पास? क्रोमोसोम है ऑलरेडी, ठीक है, एनाफेज में से हमारे क्रोमोसोम ही आए थे। अभी जो है क्रोमोसोम का क्या होगा? क्रोमोसोम का वापिस क्रोमैटिन बनेगा, पहली चीज, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? कंडेंस जो फॉर्म है वो डिकंडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंस क्या हो रहा है? डिकंडेंस हो रहा है, डिकंडेंसेशन, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? हमारा न्यूक्लियर जो एनवलप था वो टूट गया था। क्या हो गया था? टूट गया था। कौन से फेज में? प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या हुआ था? न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर। अभी हमारा जो टीलोफेज इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर, ठीक है। और भी बहुत कुछ है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है। क्या? न्यूक्लियोलस, उधर न्यूक्लियोलस डिसअपियर, इधर क्या होगा? न्यूक्लियोलस रीअपियर। और एक चीज हुई थी हमारा प्रोफेज में, हमारे कुछ ऑर्गेनल्स डिसअपियर होते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑल ऑर्गेनल्स रीअपियर, ऑल ऑर्गेनल्स रीअपियर। समझ में आ रहा है आपको? ये सब चीजें किस कौन से फेज में हुई? टीलोफेज में। हाँ, हम लोगों ने देख लिया पी मैट में, प्रोफेज देख लिया, मेटाफेज देख लिया, एनाफेज देख लिया, अभी टीलोफेज भी देख लिया आज। अच्छा, तो अभी आपकी इसके डायग्राम दिखाता हूं जैसे कि आपको थोड़ा समझे। और हाँ देखो, मेटाफेज में एक प्लेट बना था, फिर आंटी ने पुल किया तो एक क्रोमोसोम के दो टुकड़े हो गए, ठीक है। और धीरे धीरे आंटी ने उस जो हमारा स्पिंडल फाइबर था इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको कम कम किया और अपने पास बुला लिया और पोल्स पे इकट्ठा हो गया जो भी क्रोमोसोम के पेयर थे, ठीक है। वो क्रोमोसोम के पेयर क्या हुए? क्रोमोसोम से डीकंडेंस हो गए। क्या हो गए? क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म था, वो फिर से डीकंडेंस होकर क्या बना लिया उन्होंने? क्रोमैटिन मटेरियल बना लिया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस था क्या? नहीं था, वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हुआ, ठीक है। इसके अंदर हमारे न्यूक्लियोलस भी हमारा रिफॉर्म हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियोलस भी रिफॉर्म हुआ, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑर्गेनल्स थे नहीं दिख रहे थे, एनाफेज में ऑर्गेनल्स दिख रहे थे क्या? नहीं, वापस से यहाँ पे रीअपियर हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब रीअपियर हो गए। कौन से फेज में? टीलोफेज में, ठीक है। हमारा सेल का जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड हो गया, बट सेल का अभी भी साइटोप्लाज्म एक ही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल अभी भी डिवाइड हुआ है क्या? नहीं, सेल अभी एक ही है, उसके अंदर बस दो न्यूक्लियस हो गया। सेल डिवाइड कब हुआ बोलेंगे? जब ये हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो हम लोग को मालूम है कि साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है
तो उस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? केरोकाइनेसिस। अभी हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक है, हमारा केरोकाइनेसिस हो गया, अभी क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड, ठीक है। एक चीज आपको मैं पूछूंगा, हम लोग ने 10th में एक्सपेरिमेंट देखा होगा, आरबीसी को हम लोग ने एक सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूशन में डाला और उसके साथ में एक दूसरी तरफ एक रेजिन डाला हम लोग ने सॉल्यूशन में, रेजिन किशमिश सुखाया हुआ। तो क्या होगा डिफरेंस? तो हम लोग जब वो आरबीसी को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम लोग को आरबीसी सेल्स नहीं दिखेंगे, बर्स्ट हो गए होंगे ऑलरेडी, ठीक है, आरबीसी सेल्स क्या हो गए होंगे? बर्स्ट। बट वो रेजिन जो हम लोग ने पानी में डालता है वो स्वेल हो जाएगा, वो बर्स्ट नहीं होगा। और उसके सेल्स को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको सोलन सेल दिखेंगे। कैसे? सोलन सेल दिखेंगे। और जो हम लोग ने मतलब रेजिन वाला जो देखा उसके अंदर सोलन सेल दिखेंगे। बट जो आरबीसी को हम लोग ने देखा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल के, सॉरी डाइल्यूटेड सोल्यूशन में डाल के, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन में डाल के, ठीक है, तो हमारा आरबीसी जो था बर्स्ट दिखा, समझा? डाइल्यूट सोल्यूशन में आरबीसी डाला, एक तरफ रेजिन डाला, रेजिन हम लोग को सोलन दिखा, आरबीसी बर्स्ट दिखा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लांट का सेल है उसके अंदर जो बाहर का जो सरफेस है, बाहर के सरफेस में एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो जो सेल वॉल है ये बहुत रिजिड होता है, ठीक है, और ये प्लांट सेल को रिजिडिटी देता है, ठीक है। प्लांट सेल इतू सा है, उसमें पानी आया फूल गया, क्या बन गया? बलून जैसा बन गया। क्या बन गया? बलून। बलून जैसा है वो, उसके अंदर पानी भर दिया। बट एक लिमिट होती है ना जब बलून बस्ट हो जाता है, राइट? तो एनिमल सेल की भी एक लिमिट होगी कि वो बाहर का मेम्ब्रेन है वो सह पाए, हैं? तो वो लिमिट के बाहर और पानी भरता है जब आरबीसी में, तो बलून बस्ट हो जाता है। पर हम लोग एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर हवा भर रहे, पर बलून के मुकाबले ज्यादा हवा कैसे हम लोग भर सकते हैं? मतलब ज्यादा एक्सटेंड कौन करेगा? थोड़ा सह के लेगा फुटबॉल, राइट? भरेंगे हवा, भरेंगे, थोड़ा सह के लेगा, उसकी लिमिट से बाहर थोड़ा सह के लेगा। क्यों? क्योंकि जो फुटबॉल है उसके बाहर एक मोटा कवरिंग प्रेजेंट होता है, राइट? तो ऐसे प्लांट सेल के बाहर एक मोटा कवरिंग प्रेजेंट होता है, उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल होता है रिजिड। क्या होता है? रिजिड। ये सेल वॉल की वजह से हमारे सेल को क्या मिलती है? रिजिडिटी मिलती है। तो जब हम लोग, ये सेल वॉल बहुत रिजिड है, हम लोग ने एक प्लांट सेल को डिवाइड करा लिया, उसके न्यूक्लियस को डिवाइड करा लिया, ठीक है। पर प्लांट सेल के बाहर तो बहुत रिजिड वॉल है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ये एक ही अभी साइटोप्लाज्म है, हम लोग ने ठुचुक किया, मतलब दोनों तरफ से हम लोग ने थोड़ा थोड़ा सेपरेट करने का ट्राई किया और ऐसे करके पूरा सेल सेपरेट किया। पॉसिबल है क्या? नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि बाहर बहुत हार्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट पॉसिबल है। क्या है? एनिमल्स को देखो, एनिमल्स और यहाँ पे प्लांट्स। अच्छा, एक एनिमल सेल है, उसने दो न्यूक्लियस बना ली। एनिमल सेल क्या करता है? दो न्यूक्लियस बना ली, पर इसके बाहर कोई हार्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो क्या करता है? ठुचुक करता है और डिवाइड कर लेता है। क्या करता है? ठुचुक और डिवाइड। क्या करता है यहां से? ठुचुक का मतलब क्या है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन को इनवाइजेनेशन करवाता है। क्या करता है? इनवाइजेनेशन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा खड्डा करते जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ खड्डा करते जाते हैं। अभी इतना खड्डा हुआ है, थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे तो ये खड्डा बड़ा हो गया रहेगा। क्या हो गया? खड्डा बड़ा हो गया, इनवाइजेनेशन। बाहर की तरफ से अंदर की तरफ खड्डा करते जाता है, समझ में? अभी और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो खड्डा और बड़ा हो गया रहेगा, ठीक है, खड्डा और बड़ा हो गया। एक समय आएगा कि दोनों खड्डे मिल जाएंगे, और दो सेल वॉल सेपरेट हो जाएगा, समझा? तो एनिमल सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनवाइजेनेशन डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? इनवाइजेनेशन। और वो इनवाइजेनेशन डीप होती जाती है और एक जगह पे जाके मिल जाती है और फिर दो सेल डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसे हो गए हमारी साइटोकाइनेसिस। किसमें? एनिमल्स में। पर प्लांट्स में ये पॉसिबल है क्या?
बाहर की वॉल बहुत सख्त है, तो बाहर की वॉल अंदर की तरफ इनवाइजिलेशन करेगी क्या? नहीं करेगी, करेगी। ये क्या है? ये कागड़ी है, हैं? रसोड़े में कौन था? तो ये करेगी, इनवाइजिनेशन नहीं। तो प्लांट सेल में इनवाइजिनेशन नहीं होता। एनिमल सेल में क्या होता है? पहले सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट, फिर इनवेजिनेशन डीप, फिर सेल डिवाइड। समझ में आया? बट प्लांट्स में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। हमारी है ये हैशटैग कोकिलाबेन भाई। तो ये क्या करती है मालूम? प्लांट वॉल है बाहर से बहुत सख्त है, तो वो तो अंदर इमेजिनेट नहीं करने वाली। तो क्या करती है, जो हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये सेल था, ये हमारे अब तक उसका एक ही साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट करने लगते हैं। क्या लगती है? यहाँ पे थोड़ा, इसने थोड़ा बनाया, खाना बनाया, थोड़ा थोड़ा इधर डाल दिया, इसने थोड़ा बनाया, थोड़ा इधर डाल दिया। अभी अंदर थोड़ा सा सेपरेशन बन गया, थोड़ा सा। थोड़े दिन के बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा और मटेरियल इन लोगों ने डिपॉजिट कर दिया, थोड़ा और मटेरियल डिपॉजिट कर दिया, समझे? ये सेल वॉल का मटेरियल डिपॉजिट करे थोड़ा थोड़ा करके। फिर थोड़े दिन के बाद देखेंगे थोड़ा और सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट कर दिया रहेगा। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे इन लोग भर देंगे पूरा, और भर देंगे तो ये दोनों एंड तक रीच हो जाएगा। तो अब देखो सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ऐसे करके होता है प्लांट में सेल डिवीजन। समझ में आया? प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल मटेरियल deposited runs from center to periphery। क्या होता है? सबसे पहले मटेरियल बीच बीच में डालते, फिर थोड़ा 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 करके पूरे लास्ट तक जाते। समझ में? और ये होता है, ये हमारा जो है अंदर की तरफ है। हमारा डिवीजन एनिमल में किस तरह? अंदर की तरफ। प्लांट में किस तरफ हो रहा है? बाहर की तरफ। समझ में? हाँ, तो फिजिक्स में आप लोग सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल सुनोगे। क्या सुनोगे? सेंट्रीपिटल यानी सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, तो जो हमारा सेंट्रीपिटल है वो किस में होता है? सेंट्रीपिटल होता है एनिमल में, सॉरी। हाँ, तो इनमें से एनिमल को क्या, एनिमल का जो सेल है इसको क्या बोला जाता है? बस अगर कोई कुछ ऊंचा आवाज में बोले नहीं चालू है। नहीं, बीच में से कट किया क्योंकि नहीं, अभी चालू करो रीस्टार्ट। बीच में से कट है ना जरा, वो शेप में बीच में आ गया, इसके लिए शेप आ गया बीच में। वो आपका हो गया सॉल्व प्रॉब्लम? हाँ, देख रहे हैं अभी। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे अभी सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल होता क्या है कि जो प्लांट है उसमें जो सेल का डिवीजन हो रहा है, हाँ, सेल डिवीजन किधर से हो रहा है? अंदर से बाहर की तरफ। पहले अंदर अंदर सामान गिरा रहे,
मटेरियल और धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहा है। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है किधर से, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। और फिजिक्स में आप लोग सुनोगे जो फोर्स अंदर से बाहर की तरफ एक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और हम लोग एनिमल में देखिए तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है किधर से डिवाइड हो रहा है, पहले अंदर बाहर की तरफ डिवाइड हो रहा है, फिर अंदर की तरफ डिवाइड हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इधर सेल का डिवीजन कैसे हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ। और जो फोर्स सर्कुलर मोशन में आप फिजिक्स में देखोगे जो फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लगती है उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो एनिमल में जो डिवीजन है उसका पैटर्न क्या है, सेंट्रीपिटल डिवीजन। और जो प्लांट में डिवीजन का पैटर्न है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन, सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लगाते हैं इन लोग, ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। एक और चीज आपको बतानी है, हमारा जो आपकी एनसीईआरटी में एक चीज दिया है सिनसाइटियम के बारे में, सिनसाइटियम और कोइनोसिटिक। कोइनोसिटिक के बारे में आपको दूसरे चैप्टर्स में दिया है, यहाँ पे सिनसाइटियम के बारे में दिया है, ठीक है। सिनसाइटियम एंड कोइनोसाइटिक, ठीक है। ये दोनों चीजों का मतलब मैं बताता हूं, ठीक है। सिनसाइटियम क्या होता है, सिनसाइटियम ऐसा होता है कि जब दो चार सेल्स, ये दोनों कंडीशंस क्या है, पहली बात तो ये मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। एक सेल में जनरली कितने न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस, बट एक्सेप्शंस होते हैं इसके लिए, क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। हर सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पर जब कभी कभी एक्सेप्शन भी होते हैं, तो जब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। ये मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन दो तरह से डेवलप हो सकता है, दो तरह से। कभी कभी क्या होता है, बहुत सा एक सेल आया, दो सेल आया, तीन सेल आया, चार सेल आया, ठीक है, सब में न्यूक्लियस 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 सब साथ में है, और इनके बीच का जो कॉमन वॉल है, ये दोनों का कॉमन वॉल कॉमन वॉल कॉमन वॉल, ये डिसॉल्व हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बीच वाले वॉल्स डिसॉल्व हो गए, समझ में आ रहा है। डिसॉल्व हो गया तो अभी ये सेम ही साइटोप्लाज्म हो गया सबका, साइटोप्लाज्म सेम हो गया, बट इनके न्यूक्लियस तो वैसे के वैसे रह गए। तो एक सेल के अंदर हम लोग को दिखने लगे चार न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब ऐसा डिसॉल्व होके जब कंडीशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम कंडीशन, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, एक सेल है हमारी, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस ने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस किया, क्या किया, कैरियोकाइनेसिस, वो भी मल्टीपल मतलब बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस किए, बट एक कैरियोकाइनेसिस करने के बाद साइटोकाइनेसिस भी करना होता है, राइट। बट इसने क्या किया, एक कैरियोकाइनेसिस किया, साइटोकाइनेसिस छोड़ दिया, स्किप कर दिया, फिर तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, साइटोकाइनेसिस स्किप कर दिया, फिर एक और बार कैरियोकाइनेसिस किया तो दो से चार न्यूक्लियस बन गए, फिर साइटोकाइनेसिस स्किप कर दिया, तो एक सेल के अंदर ऐसे चार न्यूक्लियस बन गए, फिर उसने वापस से कैरियोकाइनेसिस किया तो 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए, पर फिर साइटोकाइनेसिस स्किप कर दिया, तो ऐसे करके एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, क्या बन गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोइनोसिटिक कंडीशन, ठीक है, कोइनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। तो जो हमारा सिनसाइटियम है ये होता है कि इसमें हमारे हार्ट सेल्स, हमारे जो हार्ट के सेल्स है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसके अंदर ये फॉर्म कैसे होता है, सिनसाइटियम कंडीशन से, कैसे फॉर्म से, सिनसाइटियम कंडीशन से। और कोइनोसिटिक कंडीशन कैसे फॉर्म होता है, किसमें फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म, किसमें, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, एक चीज आपको बता दूं कि आपका जो एनसीईआरटी है उसमें जो चीज गलत भी लिखी हुई है वही आपके लिए सही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वही आपके लिए सही होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपको एनसीईआरटी से ही करेक्ट आंसर, आपको एनसीईआरटी के आंसर पे ही मार्क मिलेगा, आपने भले करेक्ट आंसर भी लिखा हो तो भी आपको मार्क कौन सा मिलेगा, एनसीईआरटी के बेसिस पे, समझ में आया। तो आपके एनसीईआरटी में एक मिस्टेक दी गई है कि वहां पे क्या लिखा है, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट जो है वो फॉर्म कैसे होता है, मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस, जो कोकोनट है उसके अंदर जो पानी पानी पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है एक सेल, उसके अंदर होती है एक न्यूक्लियस, तो वो कैसा होता है, फटाफट डिवाइड करता है उसके न्यूक्लियस को फटाफट डिवाइड करता है, और साइटोकाइनेसिस को स्किप कर देता है, क्या करता है, साइटोकाइनेसिस को स्किप।
ऐसे करके एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप कर लेता है और बन जाता है वो क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म। ठीक है, इतना समझा आपको। तो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा तो ये सही है कि एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट कैसे फॉर्म होता है, मल्टीपल कैरोकिनेसिस एंड स्किप्ड साइटोकाइनेसिस, पर उसमें क्या लिखा है कि ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है, सिंसाइटियम, ऐसे कंडीशन को सिंसाइटियम बोला जाता है, ऐसा लिखा है। बट एक्चुअली उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोइनोसिटिक कंडीशन। आपको याद होना चाहिए, अगर ऐसा आंसर आया, क्वेश्चन आया नीट में, तो आंसर लिखोगे सिंसाइटियम, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका एक्चुअल आंसर कोइनोसिटिक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इतना आज हो गया, इतना कंक्लूड। अभी हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। ठीक है, हमारा एम फेज से पूरा एनसीईआरटी रीड करना बचा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ठीक है, ड्रामेटिक पीरियड, एम फेज क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। आपको इंटरफेस के लिए भी एक चीज बोला गया था, इंटरफेस क्या है, इंटरफेस क्या है। तो इंटरफेस के लिए आपको टेक्स्ट बुक में एक लाइन दी गई है कि इट इज द मोस्ट एक्टिव पीरियड। इंटरफेस क्या है, एक्टिव पीरियड, एक्टिव पीरियड। और ड्रामेबाज पीरियड कौन सा है, एम फेज। ठीक है, ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट। एक पेरेंट में अगर 46 क्रोमोसोम है तो उससे दो सेल बनी, उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 46। तो ऐसे टाइप को डिवीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वली डिवाइड हुआ है, जितना पेरेंट में था उतना ही प्रोजेनी में भी गई, ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इससे, इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आया आपको? दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस, एंड और उस कैरियोकाइनेसिस को हम लोग ने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद क्या होता है फिर, साइटोकाइनेसिस। उसके बारे में आपको बाद में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेजेस है वो कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, PMAT, P फॉर प्रो, M फॉर मेटा, A फॉर एना, T फॉर टीलो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोफेज के बारे में दिया। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज, कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज कौन सा है, प्रोफेज। फॉलोज द S एंड G2 फेज। किस फेज के बाद में होता है ये, S फेज और G2 फेज होने के बाद होता है। ठीक है, in the S and G2 phase the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। कैसे, ये हमारा अनकंडेंस्ड है, नॉट डिस्टिंक्ट मतलब अनकंडेंस्ड है क्रोमोसोम। कौन से फेज में, G2 फेज में और S फेज में। ठीक है, प्रो फेज में क्या होता है, इनिशिएट हो जाता है कंडेंसेशन, ये जो क्रोमोसोम था वो कंडेंस होने लगता है और क्रोमोसोम मटेरियल क्या हो जाता है, बिना उलझा हो जाता है, क्या हो जाता है, अनटैंगल्ड। देखो, बिकम्स अनटैंगल्ड। मैंने आपको बोला था क्रोमोसोम क्या होता है हमारा, क्रोमैटिन मटेरियल ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, फंसा हुआ एकदम। बट प्रोफेज में कैसा हो जाता है, सिलाई की रील जैसा, अनटैंगल्ड, बिना फंसा हुआ। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए। तो प्रोफेज में क्या होता है हमारा, अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ chromatin condensation। ठीक है, the centrosome which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards opposite pole। हमारी जो दो आंटियां G2 फेज में, जो एक आंटी से 2 आंटी हो गई थी, वो हमारा किधर तरफ जाने लगती, पोल की तरफ। now begins to move towards the opposite poles of the cell। the completion of prophase can thus be marked by the following characteristic events। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज खत्म होने का आया, ये दोनों चीजें देखेंगे तो हम लोग को समझ जाएगा। ये दोनों चीजें अगर सेल के अंदर हो रही है, मतलब हम लोग को समझ जाएगा कि हमारा प्रोफेज क्या लिखा है, हमारा प्रोफेज चालू हुआ है, ये समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम मटेरियल अगर कंडेंस होता दिखेगा तो हमारा प्रोफेज चालू है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एज सेंट्रोमियर। हमारा क्रोमोसोम कैसा होता है, एक क्रोमैटिड होता है, दूसरा क्रोमैटिड होता है, और दोनों किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर से, वही लिखा है। ये हम लोग को ऐसा फॉर्मेशन कब दिखेगा, हमको प्रोफेज में दिखेगा होता हुआ। उससे पहले हम लोग को ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा क्या, नहीं, ऐसा दिखेगा। ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, समझ में आ रहा है, वही लिखा है।
Centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move towards opposite pole of the cell. Each centrosome radiate out microtubules called asters. हमारी जो आंटी थी ये रस्सी फेंकती, क्या फेंकती है? रस्सी। और रस्सी क्या चीज से बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या चीज से बने होते हैं? ये आपको मैंने सेल वाली चैप्टर में बताया। माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं किससे? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर क्या है हमारा? ट्यूब्यूल है ना, ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्यूलिन। माइक्रोफिलामेंट क्या चीज से बने होते हैं? फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट बना होता है एक्टिन से। तो ये एक्टिन से बना है हमारा। जो आंटी ने जो रस्सी फेंकी है ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल से बना है कि माइक्रोफिलामेंट से? माइक्रोट्यूब्यूल से ना। तो कौन से प्रोटीन से बना होगा? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। और ये रस्सियों को क्या बोलते हैं? एस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर्स। समझ में आ रहा? The two asters together with spindle fibers form mitotic apparatus, ठीक है। सेल्स, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि constituents of mitotic apparatus। ऑप्शंस क्या होंगे आपके पास? यहां पे दिए देखो, टू एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर, हाँ, टू एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर, और एक और दिया रहेगा क्या हमारा? सेंट्रोजोम। ये तीन ऑप्शन दिएंगे। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रहा है आपको? Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope। समझ में आपको? अगर हम लोग ने प्रोफेज एंड में देखा तो हमको क्या नहीं दिखेगा? हम लोग को गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं प्रोफेज में, ठीक है। तो प्रोफेज के एंड तक हम लोग को दिखेगा नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है? मेटाफेज। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। ये मेटाफेज तक आने तक क्या पूरा न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, ठीक है। मेटाफेज चालू होने से पहले डिसइंटीग्रेट हो जाता है पूरा। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हम लोग कौन से फेज में सबसे पहली बार क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में दिखते हैं, क्रोमोसोम किधर दिखते हैं? साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले कौन से फेज में? तो उसका आंसर क्या होगा? मेटाफेज। ये लिखा है। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। By this stage, condensation of chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope। इस फेज तक हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो सबसे ज्यादा कंडेंस हो चुके हैं और इसको बोला जाता है बेस्ट फेज। मेटाफेज होता है बेस्ट फेज क्रोमोसोम्स को देखने के लिए। एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, किस शेप में है, कौन से साइज में है, उनके अंदर कितना डीएनए, ये सब कौन से फेज में देखा जाता है? मेटाफेज में। यही लिखा गया होगा यहाँ पे, complete and they can be observed clearly under the microscope। This then is the stage at which morphology of chromosomes is more easily studied। morphology of chromosome कौन से स्टेज में सबसे इजीली स्टडी होता है? मेटाफेज में। इस फेज में भी हम लोग ने देखा अगर क्रोमोसोम को तो कैसा दिखता है? हम लोग को एक सेंट्रोमियर पे एक क्रोमैटिड और दूसरा क्रोमैटिड ऐसे अटैच्ड है। तो ये दोनों क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, इसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड। यही लिखा है, ठीक है। स्मॉल डिस्क शेप्ड सेंट्रोमियर, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? काइनेटोकोर। समझ में? कान है, कान है किसका? क्रोमोसोम का, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये काइनेटोकोर पे क्या अटैच होता है? कि स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, ठीक है। ये लिखा है टू द क्रोमोसोम एंड आर मूव्ड इनटू पोजीशन। और यही रस्सियों से खींच के उन लोग क्या करते हैं? मेटाफेज में क्रोमोसोम को एक अलाइनमेंट में ला दे। किसमें? अलाइनमेंट में। और एक मेटाफेजिक प्लेट बनाते, ठीक है। देखो ये हमारा जो स्पिंडल फाइबर इसको पुल करके मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये जो क्रोमोसोम से इनको सेंटर ऑफ द सेल पे लाया जाता है और एक प्लेट बनता है। क्या? ऑल द क्रोमोसोम्स कम टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड टू इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल। ये बोलने का मतलब क्या है? हमारा जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो हम लोग ने जब देखा तो ये एक यहाँ पे काइनेटोकोर होगा, एक काइनेटोकोर यहाँ होगा, ठीक है। तो ऊपर से एक आंटी ने इधर रस्सी मारी, एक आंटी ने इधर रस्सी मारी, ठीक है। तो
एक पोल से एक क्या आता है स्पिंडल फाइबर, एक आंटी से एक रस्सी आता है और वो एक क्रोमैटिड के एक काइनेटोकोर पे लगता है, ठीक है। ये काइनेटोकोर को इधर से एक रस्सी आ रही है क्या, नहीं आ रही, इधर से रस्सी नहीं आ रही, समझ रहा है। तो एक काइनेटोकोर को एक ही पोल से एक रस्सी आती है और वो पकड़ के रखती है, दूसरे काइनेटोकोर को दूसरे पोल से रस्सी आती है और वो पकड़ के रखती है। समझ में, वही लिखा है। लिखा क्या है, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole. एक क्रोमैटिड की एक काइनेटोकोर को एक स्पिंडल फाइबर आता है एक पोल से पकड़ने के लिए और दूसरों को दूसरे वाले से, ठीक है। एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल से उसको आता है स्पिंडल फाइबर दूसरे वाले काइनेटोकोर को, ये लिखा है। The plane of the alignment of the chromosome at the metaphase is referred to as metaphasic plate. जो सब क्रोमोसोम्स आके एक प्लेट बनाते हैं इसको क्या बोला जाता है, मेटाफेजिक प्लेट। आपको डायग्राम में दिखाएंगे अभी, ठीक है। The key features of metaphase are spindle fibers attached to kinetochore of chromosomes, ठीक है। और हम लोग को क्या दिखेगा, chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphasic plate through spindle fibers at both places. तो सेकेंड फीचर क्या है, मेटाफिजिक प्लेट अगर हम लोग को दिखने लगे तो समझो कौन सा फेज चल रहा है, मेटाफेज चल रहा है, ओके। अभी एनाफेज, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफिजिक प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। जब क्रोमोसोम टूटता हुआ दिखे तो कौन सा फेज चल रहा है, हमारा एनाफेज चल रहा है। और सारे जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे टूटते हैं, साइमल्टेनियसली। सारे क्रोमोसोम्स कैसे स्प्लिट होते हैं, साथ में स्प्लिट होते हैं, वही लिखा है। और क्या बनाते, एक क्रोमोसोम से दो डॉटर क्रोमैटिड्स बनते, ठीक है। एंड नाउ रेफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स। टूटने के बाद एक क्रोमोसोम से टूटने के बाद दो क्रोमैटिड बनी अलग अलग सेपरेट, सिस्टर है क्या, अभी नहीं है ये। तो इन दोनों को अब क्या बोला जाएगा, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या बोला जाएगा, ये नए सेल्स के आने वाले क्रोमोसोम्स है, नए सेल्स के आने वाले क्रोमोसोम्स। तो ये हमारा अभी के सेल के क्रोमोसोम है, नहीं, नए सेल्स के क्रोमोसोम। तो हमारा पहले जो अगर 46 क्रोमोसोम था तो अभी उसका डबल हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम हो जाएगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन चुके, डॉटर क्रोमोसोम बन चुके, ठीक है। और ये बन गए, जैसे क्रोमोसोम बने ये अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, ठीक है, वही लिखा है। As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed towards the pole. जब ये टूट के दोनों एक एक पोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो सेंट्रोमियर क्या होता है, किस तरफ डायरेक्टेड होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, लीडिंग एंड, क्या बोलते हैं, लीडिंग एज। आंटी की तरफ आगे आगे क्या भाग रहा है, सेंट्रोमियर भाग रहा है, सेंट्रोमियर। तो उसको क्या, वो लीड कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग एज। और जो आर्म्स है क्रोमोसोम के वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग एंड या ट्रेलिंग बिहाइंड, ठीक है। दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज स्टेज के जो की फीचर्स है वो देखो, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। जब जो फेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है दिख जाए वो कौन सा फेज, एनाफेज, ठीक है। और क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, कौन से फेज में, एनाफेज में, ठीक है। अब आएगा इसका टीलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड their respective poles decondense and lose their individuality। क्या होता है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होते हैं और अपना इंडिविजुअलिटी, सिंगल पना खो देते हैं, ठीक है, सबके साथ मिक्स हो जाते हैं। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमैटिक मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। एक एक क्रोमोसोम को अलग से नहीं देख सकते और हमारा जो क्रोमैटिक मटेरियल दोनों भी पोल पे इकट्ठा हो जाता है। दिस इज अ स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। इसको याद करने की अलग से जरूरत नहीं है, प्रोफेज का उल्टा है देखो, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एज अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होता है, ठीक है। और क्या होता है, दोनों अलग अलग तरफ डेवलप होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आप वापिस से बन जाता है, ठीक है, रिफॉर्म। इसके बाद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei. Mitosis में सिर्फ डॉटर न्यूक्लियाई को दो पार्ट में नहीं करते, बट सेल को खुद भी दो पार्ट में डिवाइड होना होता है, ठीक है। और ये होता है किससे, साइटोकाइनेसिस से। किससे होता है, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करके सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ अ फरो। सबसे पहले एनिमल सेल में कैसा होता है, फरो डेवलप होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। फरो क्या होता है, डीप होता है, फरो धीरे धीरे डीप होता है
और ऐसे करके दोनों ज्वाइन हो जाते हैं दो तरफ से फरो, और एक सेल क्या हो जाता है, डिवाइडिंग सेल, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? एनिमल सेल में एक फरो डेवलप होता है, फरो डीप होता है, और डीप होने के बाद दोनों जुड़ जाते हैं फरो और दो सेल बन जाते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, सबसे पहले प्लांट सेल में सेल वॉल इसके लिए वो तो डिवाइड नहीं हो सकते इजीली फरो के थ्रू, तो इसमें क्या होता है, दूसरा मैकेनिज्म है, इसमें फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सेंटर से और धीरे धीरे वो बाहर की तरफ बढ़ता जाता है, और जो पहले से वॉल एग्जिस्ट करते हैं उनसे जाके मिल जाता है। हाँ, और ऐसे करके हमारा बनता है सेल वॉल बीच में, और ऐसे सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो हमारा बीच बीच में पहले जो बन रहा था सेल के बीच में अंदर पार्ट, ये क्या था, हमारा सेल वॉल था। सेल वॉल का भी एग्जैक्टली कौन सा, मिडल लैमेला पार्ट। समझ में आ रहा है, मिडल लैमेला। हम लोग जब सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट कर रहे थे तो क्या सेल को डिवाइड करने में कौन बन रहा था, सेल वॉल बन रहा था। सेल वॉल का कौन सा पार्ट बना था, मिडल लैमेला, वो लिख के आएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गैस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही ऑर्गेनल सब है। ठीक है, तो इक्वल आधा आधा डिवाइड सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं दोनों भी, वही लिखा है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप होती है, पर कौन सी, सिंसाइटियम नहीं, कोइनोसिटिक। राइट आंसर क्या है, कोइनोसिटिक। जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं होगा तो कौन सा कंडीशन डेवलप होगा, कोइनोसिटिक। बट आपके टेक्स्ट बुक में सिंसाइटियम लिखा है तो आपको वही लिख के आना है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या दिया है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। समझ में आ रहा है? So इतना ही, that's all for today guys. Let's meet in next lecture with a new topic, new vision. और MCQs भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। Let's meet in next video.